नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में हम देख रहे हैं लगातार 5 दिन से तेजी का जो दौर है वो लगातार जारी है। कल भी हमने देखा करीब 70 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली, बावजूद इसके कि उससे एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को भी बाजार में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। तो ये जो तेज़ी हो रही है बाजार में, क्या हम नए रिकॉर्ड हाईज की तरफ बढ़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब लेने के लिए और मार्केट्स में हमें गाइड करने के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च श्रीकांत चौहान जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। तो मार्केट में हम देख रहे हैं सर, लगातार 5 दिन से जो तेजी का ट्रेंड है वो जारी रहता हुआ दिख रहा है। बीच बीच में ऐसा जरूर हुआ कि मार्केट में हमने देखा कि एक रेंज में कारोबार होता हुआ दिखा, छोटे दायरे में कारोबार के बाद फ्लैट क्लोजिंग होती हुई दिखी। लेकिन बीते 2 दिन से तो हम देख रहे हैं कि डिसाइसिवली ऊपर की ओर जो रुझान है वो मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। तो 5 दिन से जो तेजी हुई है उसमें अगर आप देखेंगे तो कल के सेशन में भी निफ्टी 71 अंक, सेंसेक्स 100 अंकों से ज़्यादा चढ़कर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में जरूर कल हमने देखा कि 125 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो 5 दिन से तेजी हो रही है निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 650 अंकों के आसपास का उछाल पिछले 5 दिन में ही बनता हुआ दिखा है। सेंसेक्स में भी हमने देखा दिन के दौरान 80,952 यानी कि ऑलमोस्ट 81,000 का जो लेवल है वो फिर से कॉन्कर होता हुआ नजर आया। और लोअर लेवल से अगर आप बैंक निफ्टी की भी बात करें तो 350 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग लेवल पे आप 117 अंकों का ड्रॉप देखेंगे, फॉल देखेंगे, लेकिन लोअर लेवल से बैंक निफ्टी में भी 350 अंकों के आसपास की रिकवरी देखने को मिली है। तो मार्केट में सर, क्या हम मान के चले इस हफ्ते जो 2 दिन बचे हैं या फिर अगले हफ्ते नए रिकॉर्ड हाइस की तैयारी हो रही है? तो देखिए, वैसे इस बार जो हमने मार्केट में फॉल देखा था, मार्केट 25,000 के करीब था और वहां से लगातार गिरते हुए 24,000 के करीब आया था। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि ग्लोबल लेवल्स पे जो ओवरऑल फ्लोज बन रहे थे वो फ्लोज काफी अनसर्टन थे। यानी कि यूएस में शायद रिसेशन का दौर आ सकता है, जापान का जो जापानीज येन है वो और यहाँ से स्ट्रांग हो सकता है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी और येन कैरी ट्रेड के पीछे मार्केट में और भी रिडम्पशन आ सकता है। तो इसी वजह से मार्केट डाउन था। और अभी इन सभी, अगर आप क्यूज को अगर वापस से देखें तो पिछले 3 या 4 दिनों में इन सभी पे एक फुल स्टॉप बन रहा है। वापस से जो इकोनॉमी रिलेटेड डेटा यूएस में आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि अभी वहाँ की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है और इसी वजह से लगातार हमने वहां पे भी एक मोमेंटम देखा। और हमारे मार्केट में भी एक जो बाइंग रुका हुआ था, जो एक खरीदारी आनी चाहिए थी और जो लग रहा था कि मार्केट शायद और करेक्ट हो सकता है 24,000 से, वो करेक्ट नहीं होने की वजह से हमें लगता है कि जो बाइंग पेंडिंग थी वो वापस मार्केट में आ रही है। तो हमें लगता है कि यस, ये मार्केट एक रिबाउंड कर रहा है। 25,000 के लेवल से जो गिरा था उसे रिबाउंड कर रहा है और अगर 25,000 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर लेता है फिर जाके हम शायद देखेंगे कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग बनती है कि एक नया पैसा और आता है। तो करंटली तो मुझे लग रहा है कि मार्केट हम कंफर्टेबली एक बार 25,000 के करीब जाते हुए देख सकते हैं। ओके, तो 25,000 की तैयारी तो हम कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। 25,078 ज़्यादा दूर नहीं है, जो रिकॉर्ड हाइस लगे थे 25,078 के। लेकिन हाँ, इस हफ्ते 25,000 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो ज़रूर आते हुए नज़र आ सकते हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। क्योंकि ग्लोबल इवेंट्स भी हैं। जैक्सन होल का जो सिम्पोजियम है वहाँ पे जो हर साल फेड चेयरमैन का बयान आता है उस पर बाजार बहुत ज़्यादा नज़रें टिका के बैठे हुए हैं कि इस साल कितने रेट कट्स होते हुए दिखेंगे। क्योंकि बाजार मान के चल रहा है कि एक 50 बेसिस पॉइंट का और उसके बाद एक और 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 75 बेसिस पॉइंट के आसपास की जो दरों में कटौती है वो इस साल हो सकता है कि फेड की ओर से आती हुई दिखे। और इसी का ही उम्मीद हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिल रही है। डे हाई पे कल भी हमने देखा क्लोजिंग जाकर होती हुई नजर आई भी है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है सर, निफ्टी एक तरफ हम देख रहे हैं डे हाइस के आसपास, दिन की उच्चतम स्तर के आसपास जाके बंद हो रहा है। लेकिन ये जो बैंक निफ्टी में वीकनेस है, भले ही लो लेवल से हमने रिकवरी भी आती हुई देखी है, लेकिन ये जो बैंक निफ्टी की वीकनेस है उसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? तो देखिए, इसमें 2 फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पे जितनी भी एफआई की जो बिकवाली चल रही है, जितना भी एफआई का सेलिंग चल रहा है मार्केट में, अगर आप उसके नंबर्स को देखते हो, बिकॉज एवरी फोर्टनाइटली से भी इन नंबर्स को अपने वेबसाइट पे रिलीज करता है और अगर आप उन नंबर्स को क्लोजली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेनेवर जब भी मार्केट में सेलिंग आई है तो फाइनेंशियल्स में उन्होंने ज्यादा बिकवाली की है और जो उनके फंड्स थे, जो स्मार्ट मनी थी, वो फाइनेंशियल्स में से निकलते हुए कुछ डिफेंसिव्स में जैसे कि फार्मा, आईटी और एफएमसीजी में वापस से लौट रहे हैं। तो यही ट्रेंड हमें मार्केट के ओवरऑल
स्टॉक्स में भी दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से अब आप देखेंगे कि जितने भी बीएफएसआई रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन ये रहा। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो क्रेडिट साइकिल थी वो एक पीक पे आ चुकी है। यानी अभी यहाँ से रेट कट अगर आता है तो ये रेट कट आने के दौरान हम मार्केट में कुछ बैंक स्टॉक्स में तेजी देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रेट कट आना ये ओवरऑल बैंक सेक्टर के लिए उतना पॉजिटिव नहीं होता है, बिकॉज उसके स्प्रेड कम हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि इसी वजह से भी एक अपसाइड लिमिटेड है और डाउनसाइड ओपन है, क्योंकि जितने भी एफआईज है उनकी लगातार बिकवाली बनी हुई है। ओके, तो अपसाइड लिमिटेड है लेकिन डाउनसाइड काफ़ी ज़्यादा है बैंकिंग स्टॉक्स की। जहाँ तक बात है, आरबीआई गवर्नर की ओर से बयान आया भी था कि जब तक महंगाई 4% पे नहीं आ जाती है तब तक ब्याज दरें जो हैं उनमें कटौती की उम्मीद आप ना ही करके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। और बैंकों में वैसे भी एफआईज भी बेच रहे हैं, और वैसे भी श्रीकांत सर भी बता रहे हैं कि यहाँ से डाउनसाइड ज़्यादा और अपसाइड की गुंजाइश काफ़ी कम है। तो उस लिहाज से बैंक निफ्टी का नीचे जाना या तो फिर कमज़ोरी है ना फिर यहाँ पे स्वाभाविक नज़र आता है। कुछ सेक्टर्स की बात करें, जैसे आप सर हाईलाइट कर भी रहे थे कि एफआईज का पैसा अगर आप देखेंगे तो कुछ डिफेंसिव्स में आता हुआ दिखा है। तो कल के सेशन में हमने देखा सर, जो कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स हैं उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिए, एफएमसीजी देखिए, मीडिया है, हेल्थ केयर, फार्मा है, इनमें काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे हैं। और जिन सेक्टर्स की पिटाई हुई है उसमें रियल्टी एक नाम है, पीएसयू बैंक हुए, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल, जैसे आप हाईलाइट कर भी रहे थे कि बैंकिंग फाइनेंशियल में एफआईज की ओर से काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हो रही है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो डिफेंसिव्स में डिविस लैब ये कल निफ्टी का टॉप परफॉर्मर था, टाइटन, एसबीआई लाइफ, सिप्ला ये निफ्टी के टॉप गेनर्स थे। और उसके साथ साथ अगर आप बिकवाली की बात करें तो टेक महिंद्रा, जहाँ पे एक ब्रोकर का डाउनग्रेड आया, उसका इंपैक्ट देखने को मिला। अल्ट्राटेक, टाटा स्टील, ये कुछ निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा आगे थे। तो सर, कंज्यूमर ड्यूरेबल हुआ, एफएमसीजी हुआ, ये जो कंजम्पशन रिलेटेड प्लेज हैं इनमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। अब कल के सेशन में टीटीके, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बटरफ्लाई, गांधीमती, एफएमसीजी में आप यूबीएल देख लीजिए, यूएसएल देख लीजिए, वरुण बेवरेजेस देखिए, डाबर देखिए, ये तमाम स्टॉक हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए नज़र आ भी रहे हैं। तो कंजम्पशन में अगर किसी को रहना है सर, या फिर जो तेज़ी बन रही है, कोई ऐसे पॉकेट जो आपको पसंद हो सर? तो देखिए, अगर कंजम्पशन में अगर बने रहना है तो बिल्कुल हमें लगता है कि एफएमसीजी के ऊपर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि इस बार के इनके नंबर्स में भी एक्सपेक्टेड है कि शायद इनके वॉल्यूम ग्रोथ में हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। मॉनसून काफी अच्छा हुआ है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जो इलेक्शंस होते हैं उसके बाद हम कुछ कंजम्पशन में एक अपटिक देखते हैं। तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी जैसे दिग्गज कंपनीज है, यहाँ पे भी हमें लगता है कि अच्छे रिटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कुछ लीकर स्टॉक्स है, जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स है या तो यूनाइटेड ब्रूवरीज है, रैडिको है, यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक काफी अच्छा वैल्यू सॉर्ट ऑफ बाइंग इमर्ज हुआ है, और लगता है कि यहाँ पे भी अच्छी तेजी बन सकती है। बट जैसे कंजम्पशन, डायरेक्टली कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, जैसे कि हेवल्स है, वोल्टास है, या ब्लू स्टार है, यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक रिन्यूड इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन अगर फोकस करना है तो मैं कहूंगा कि फॉर द टाइम बीइंग आप जितने भी दिग्गज हैं जैसे कि हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, यहाँ पे अपना फोकस बना के रखिए, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स के करीब है, और अगर इन लेवल्स पे अगर कहीं भी कोई भी अगर थोड़ा सा भी अगर डेंट आता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो मार्केट में करेक्शन भी अच्छा खासा हो सकता है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि आप लार्ज कैप के साथ रहिए, लेट द मार्केट स्टेबलाइज एट अराउंड दिस लेवल्स। टाइम बेसिस पे अगर करेक्शन आता है तब भी हमें लगता है कि ये जो लार्ज कैप कंपनीज है जिन्होंने अभी तक पिछले 5 साल में परफॉर्मेंस नहीं दिया है, वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ओके, तो कंजम्पशन में अगर आपको रहना है तो एफएमसीजी के साथ रहिए, उसमें भी दिग्गज एचयूएल, आईटीसी, क्योंकि अगर बाजार में किसी ना कारण बाजार में गिरावट आ भी जाती है तो दिग्गजों में ही आपको फिर सेफ्टी मिलेगी। और एचयूएल, आईटीसी, इन पर आप चाहें तो कंजम्पशन रिलेटेड प्लेस के तौर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। बाजार में जहां खरीदारी चल रही सर वो है हेल्थ केयर इंडेक्स, बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स। कल भी हमने देखा नई रिकॉर्ड ऊंचाई इसने छुई है, 40,000 का जो लेवल है उसके ऊपर जाता हुआ दिखा है। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि हर दिन हम देखते हैं कि इस स्पेस से एक्टिव होते हुए दिखते हैं। कल के सेशन में नारायण हृदयालय, किम्स, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, हेल्थ केयर ग्लोबल हुआ, इसमें एस्टर डीएम को आप जोड़ लीजिए, 42,000 माफ़ कीजिए 42,000 का जो लेवल है वो भी कल के सेशन में पार हुआ है बीएसई हेल्थ केयर की जहाँ तक बात है। तो ये स्टॉक्स जो एक्टिव हो रहे हैं सर खासतौर पे हेल्थ केयर स्पेस में, क्योंकि नंबर्स भी अगर हम देखें तो ज़्यादातर कंपनियों के अच्छे ही आए थे। अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें या फिर हेल्थ केयर स्पेस की बात करें, आप सर इस स्पेस को ट्रैक करते हैं, कोई स्टॉक जो आपके रडार पे हो? बिल्कुल। तो देखिए, लगता है कि यहाँ पे हमें लगता है कि काफी अच्छा एक रिन्यूड इंटरेस्ट बना हुआ है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ जितने भी एफआईएस की खरीदारी है वो भी हमें
इसी पर्टिकुलर सेक्टर में दिखाई दे रही है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो कंपनीज है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, हम्म। और उन्होंने जो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बना के रखा हुआ है, उनका जो रियल बेनिफिट जो उनको आना चाहिए था वो अभी आ रहा है। और यूएस में अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे ड्रग्स हैं कि जहाँ पे शॉर्टेजेस बनते जा रहा है। तो हमें लगता है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा फॉर अ लॉन्गर टाइम। साथ ही साथ मार्केट में जैसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है, और जब मार्केट यहाँ से अगर आप देखें तो कई सारे इवेंट्स बचा चुका है। तो यहाँ से अगर मार्केट अगर आने वाले कुछ 6 महीने तक अगर किसी बड़े इवेंट को देखता है, तो मुझे लगता नहीं कि डोमेस्टिकली कोई बड़ा इवेंट है, तो हम्म। मार्केट ऑटोमेटिकली जितने भी ग्लोबल इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर फोकस करने की कोशिश करेगा, और ग्लोबल इवेंट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। वैसे आईटी और फार्मा हमेशा ही ग्लोबली कनेक्टेड रहे, और हमें लगता है कि इसी वजह से फार्मा सेक्टर में अगर फोकस करना है तो जो हमें अच्छा लग रहा है वो है सबसे पहले नैटको फार्मा, जो 1450-60 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक में आने वाले कुछ महीनों में री रेटिंग सॉर्ट ऑफ हो सकता है। ये स्टॉक जो 1450-1500 के करीब ट्रेड कर रहा है वो 1700-1800 के करीब जा सकता है। लुपिन लेबोरेटरीज ये पर्टिकुलर स्टॉक ऐसा है कि जिसने 10 साल के बाद अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है, और एज कम्पेयर टू अदर फार्मा कंपनी जैसे कि सिप्ला, औरोबिंदो या सन फार्मा आप लीजिए, उस कंपैरिजन में इसने काफी अंडर परफॉर्मेंस दिया था। तो यहाँ से भी हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक कम से कम 15 से 20% की अपसाइड की गुंजाइश रखता है बेस्ड ऑन इट्स टेक्निकल फॉर्मेशन। कई सारे ऐसे फार्मा स्टॉक्स हैं कि जो अपने फेयर वैल्यू पे आ चुके हैं, लेकिन जैसे इनका परफॉर्मेंस बना हुआ है हमें लगता है कि रिजल्ट्स के बाद इनमें अपग्रेड्स आ सकते हैं। हेल्थ केयर में नो डाउट हॉस्पिटल्स में एनएच हमें काफी अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ हमें लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल्स के इस बार के नंबर्स काफी इंप्रेसिव थे। और हम्म। नो डाउट कि ये भी काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, यहाँ पे भी हमें लगता है कि अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो फार्मा में नेटको फार्मा इसकी री रेटिंग हो सके 1700 रुपये तक के टारगेट्स हैं। लुपिन में भी 15 से 20% की अपसाइड और बाकी है। और हेल्थ केयर स्पेस में नारायण हृदयालय, अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के आप यहाँ पे चल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें सर, तो उसमें हमने देखा है कि कुछ एनएसई पर कल के सेशन में 1655 ऐसे शेयर हैं जो कि चढ़कर बंद हुए हैं। उसके साथ साथ 869 शेयर ऐसे जो कि गिरकर बंद हुए। तो जो एडवांस डिक्लाइन है, जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, वो बुल्स के फेवर में ही है। मिड कैप इंडेक्स करीब 200 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स तो करीब करीब 500 अंकों की मजबूती लेकर बंद होता हुआ नजर आया भी है। और स्मॉल कैप इंडेक्स की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो डे हाई के आसपास ही होती हुई दिखी। जैसा हमने निफ्टी में रुझान देखा, ऐसे कुछ रुझान हमने स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखा है। और मिड कैप इंडेक्स की जहाँ तक बात है तो पिछले एक हफ्ते में यहाँ पे करीब करीब 3.5% के आसपास की मजबूती आ चुकी है। तो कुछ मिड कैप स्टॉक्स जो कि कल के सेशन में काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में थे, जिनमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा था, उसमें आलोक इंडस्ट्रीज है सर, पीएनबी हाउसिंग, इसमें ब्लॉक डील हुई थी। एडब्ल्यूएल यानी कि अदानी विल्मर, कल यहाँ पे भी 10% का सर्किट लगा। और श्रीराम प्रॉपर्टीज बहुत लंबे टाइम के बाद हमने देखा है एक बड़ी रैली स्टॉक में कल के सेशन में बनती हुई दिखी है। बिल्कुल। इन तमाम स्टॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए देखे हैं मिड कैप स्पेस में, कोई स्टॉक सर जो आपको पसंद आ रहा हो या अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो आपने? बिल्कुल। तो देखिए काफी अच्छा ट्रेंड मिड या स्मॉल साइज कंपनीज में बना है, और मैंने जैसे कहा कि यही है कि आने वाले दिनों में जो इवेंट्स अनफोल्ड होने वाले हैं, हम्म। जैक्सन होल के मीटिंग के बारे में आपने बताया, साथ ही साथ जापान का इन्फ्लेशन इस फ्राइडे को ड्यू है। तो अगर आप इन इवेंट्स को देखें तो मुझे लगता है कि अगर ये इवेंट्स अगर ये बताते हैं कि यूएस की इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है और एग्रेसिव रेट कट्स नहीं आएंगे, बैलेंस यानी कि 25 बेसिस 50 बेसिस पॉइंट का शायद रेट कट इस साल के एंड तक आ सकता है यूएस में, अगर ऐसी कुछ अगर कमेंट्री बनती है तो हमें लगता है कि मार्केट में यानी कि हमारे मार्केट में स्पेशली वापस से हमें अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिलेगी। उसका रीजन ये है कि यूएस की इकोनॉमी अगर रिसेशन में जाती है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो ग्लोबली आता है। तो ये एक्चुअली इवेंट जो है वो अगर इसी पर्टिकुलर बेसिस पे अगर क्लोज होता है कि 50 बेसिस पॉइंट तक का कट इस साल तक एक्सपेक्टेड है, तो मुझे लगता है कि ये पूरे मार्केट को सपोर्ट करेगा, और फिर जो खरीदारी आएगी वो वापस से वैल्यू स्टॉक्स में आएगी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बैंक स्टॉक्स में अभी भी डाउनसाइड दिख रही है, बट अगर ये स्पेसिफिक कमेंट्री बनती है कि यूएस अभी भी काफी रोबस्ट इकोनॉमी है और यहाँ से इसी पेस के साथ वो चल सकती है, तो फिर क्या होगा कि जो एफआई की खरीदारी इतने सालों से नहीं आ रही थी, वो शायद मुझे लगता है कि यू टर्न ले सकती है। तब हमें लगता है कि वापस से बीएफएसआई सेक्टर चलेगा। तो नो डाउट कि इसमें काफी वैल्यू है, बट साथ ही साथ मैं कहूंगा कि थोड़ी सी दिक्कतें हैं शॉर्ट टर्म में, इसी वजह से बीएफएसआई सेक्टर थोड़ा सा
प्रेशर में बना है। लेकिन स्मॉल स्टॉक्स की जैसे आपने बात की, मुझे लगता है यस, यहाँ पे श्रीराम प्रॉपर्टीज के साथ साथ हमें कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सीईएससी, ये दो स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज में काफी अच्छा एक ट्रेंड बना हुआ है। इसने काफी बड़े सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब किया है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने अच्छी खासी एक अपनी रैली की है। तो 124 से मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 150 से लेकर 155 के लेवल्स दिखा सकता है। एज कम्पेयर टू अदर रियल एस्टेट स्टॉक इसने काफी अंडर परफॉर्मेंस भी दिया था। तो यहाँ पे हमें लगता है कि तेजी की गुंजाइश बिल्कुल बनेगी। और सीएससी एक ऐसा स्टॉक है कि जो पावर सेक्टर में काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है, बट यहाँ से भी हमें लगता है कि एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद वापस से ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करने की गुंजाइश रखता है। तो हमें लगता है कि 210 220 के लेवल्स हम कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी में भी आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। और आज के इसके जो वॉल्यूम्स थे, यानी कल के दिन में जो इसमें वॉल्यूम्स बने थे, वो काफी रिमार्केबल थे। चलिए, तो वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट सीईएससी में देखने को मिला है। यहाँ पे 210 220 की तैयारी हो रही है। और श्रीराम प्रॉपर्टीज़ कल का स्टार परफॉर्मर था, यहाँ पे भी 150 से 155 तक के जो जोन्स हैं ये स्टॉक टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। वीकली एक्सपायरी का दिन है और काफ़ी वॉल्टिलिटी हम देखते हैं कि बाजार में एक्सपेक्टेड होती है। तो कैसे आज के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो इस उठापटक को कैसे मैनेज करना है, इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सर, मैं मिड कैप्स के साथ ही शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले आपने ऑलरेडी कुछ फार्मा स्टॉक्स के नाम लिए हैं, नेटको फार्मा हुआ, लुपिन हुआ, लेकिन ओवरऑल कुछ मिड कैप स्टॉक्स हैं जो कि हम देख रहे हैं कि फार्मा स्पेस स्पेसिफिकली जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार रैली करते हुए दिख रहे हैं। कल के गेनर्स की बात करें तो नेक्टर लाइफ कल स्टार परफॉर्मर था कल के सेशन में। ब्रुक्स लैब ये भी 10% से ज़्यादा चला, नेक्टर लाइफ में 15% से ज़्यादा का मूव था। लाइका लैब्स है, सुवेन फार्मा है, कुछ दिग्गज भी थे। इनफैक्ट डेविस लैब तो निफ्टी का टॉप गेनर था, हालांकि ये दिग्गज है, लेकिन फार्मा में एक्टिविटी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। तो हेल्थ केयर की बात हमने करी, मिड कैप फार्मा से कोई स्टॉक जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सर? देखिए, वैसे मैंने मिड कैप फार्मा में जितनी हमारी जो कवरेज है उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि नेटको और लुपिन के बाद अगर कोई अच्छा स्टॉक यहाँ पे बेस्ड ऑन टेक्निकल्स नजर आ रहा है, वो है बायोकॉन। करंटली ये 350-55 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो इसके ओवरऑल टेक्निकल फॉर्मेशन बने हैं वो काफी स्ट्रांग है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो बायोटेक से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है, वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर आप देखें तो रसल 2000 में लिस्टेड है, जो यूएस का एक इंडेक्स है। तो वहां पे भी हमने ऑफ लेट अच्छी खासी तेजी देखी है। तो हमें लगता है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं हमारे इधर के बायोटेक कंपनीज या बायोसिमिलर कंपनीज को भी मिल सकता है। बायोकॉन वैसे देखा जाए तो अभी 355 के करीब है, लेकिन इसमें गुंजाइश है कि ये स्टॉक 400 420 के लेवल्स दिखा सकता है। बाकी मुझे लगता है कि जितने भी फार्मा कंपनीज है वहां पे हमें लगता है कि मार्क्सन्स फार्मा पे भी हमें फोकस करना जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक इवेंचुअली धीरे धीरे अपने प्रीवियस बेस को काफी स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि तेजी बन सकती है। ठीक है, तो मार्क्सन्स फार्मा है, बायोकॉन है, लुपिन और नेटको फार्मा की बात तो सर ने पहले भी करी है। तो ये फार्मा स्टॉक्स में से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आगे भी आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। मेटल शेयरों में सर आपने लगातार यूएस में जो मंदी की दिक्कत थी उसकी बातचीत करी, उसको आप हाईलाइट कर भी रहे हैं। डेटा पॉइंट्स अब ऐसा इंडिकेट करने लगे कि शायद यूएस में मंदी ना आती हो दिखे, और जब भी मंदी का वर्ड आता है, चाहे वो चाइना की बात हो चाहे यूएस की बात हो, तो मेटल शेयरों में हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा पिटाई होती है। और अब जब हम कह रहे हैं कि शायद यूएस में डेटा पॉइंट्स इंडिकेट करें कि मंदी नहीं होगी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, रेट कट का सिनेरियो बन रहा है, तो मेटल शेयरों में अब हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट आना शुरू हो भी चुका है। बावजूद इसके कि एक जो कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जिसमें इनको माइनिंग कंपनियां खासतौर पे जो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इनको बोला गया था कि आप अपना जो रॉयल्टी का पेमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को करिए, उस चीज़ से भी उभर कर अब ये स्टॉक देखे ऊपर की ओर आना शुरू हो चुके हैं। इसमें वेदांता, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल कल के स्टार परफॉर्मर्स थे। इस पूरे पैक पर आपकी राय सर, जिस तरह का न्यूज़ फ्लो पूरे डेवलपमेंट जो पूरा इस सेक्टर को लेकर हो रहा है और आगे जो रेट कट का सिनेरियो बन रहा है, कोई स्टॉक जो आपके रडार पे हो जो आपने रिकमेंड किया अपने क्लाइंट्स को? बिल्कुल। तो देखिए, अगर ये रेट कट का सिनारियो अगर बना रहा, और पकड़ लीजिए कि अगर 50 बेसिस पॉइंट अगर यूएस कट कर रहा है, और अगर चाइना भी अगर उसे रिस्पॉन्ड करता है, और चाइना भी अपने इंटरेस्ट रेट को अगर कम कर लेता है, तो फिर डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मेटल स्टॉक्स पे जाएगा। और मेटल स्टॉक्स पे अगर चाइना की तरफ से अगर कोई ऐसा अगर रिस्पॉन्स अगर आ जाता है, तो फिर हमें लगता है कि हम अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं। तो राइट नाउ तो हमें लगता है कि जो कोर प्लेयर्स है, जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील है, जिंदल स्टील एंड पावर है, कि जो इंटीग्रेटेड प्लेयर नहीं है, यानी कि इनके साथ आयरन ओर का बिजनेस नहीं है, ये प्योरली स्टील बिजनेस में है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि अच्छी खासी तेजी बन सकती है। बट अगर ग्लोबली अगर हम कुछ अच्छा ट्रेंड देख लेते हैं,
कमोडिटीज के लिए बिकॉज ऑफ चाइनाज स्पेसिफिक स्टांस। तो फिर हमें लगता है कि वहां पे टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी में भी तेजी बनेगी, क्योंकि इनके बिजनेस में आयरन ओर का भी बिजनेस है। बट साथ ही साथ मैं कहूंगा कि वेदांता ये एक ऐसा स्टॉक है कि जहां पे हमें लगता है कि कई सारे न्यूज फ्लो बने हुए हैं, और ये कंपनी जो है वो अपने डेट को कम करने में पड़ी है। साथ ही साथ अपने एल्यूमिनियम के बिजनेस को भी वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो कई सारे अच्छे स्टेप्स ये कंपनी ले रही है। हमें लगता है डाउनसाइड इसमें काफी कम है, और अपसाइड में जैसे जैसे ये डेट कम करते जाएगा हम्म। इसकी रीरेटिंग होती जाएगी। तो ये स्टॉक हमें लगता है कि बेस्ड ऑन टेक्निकल्स 500 सवा 500 के लेवल्स नजर आते हैं। बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स देखें तो अभी भी 390 से लेकर 400 की फेयर वैल्यू है, जो यहाँ से 10% नीचे है। लेकिन जैसे डेट रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोग्राम कंपनी ने चलाया चलाया हुआ है, तो हमें लगता है कि इसमें आने वाले कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में और भी यहाँ से रीरेटिंग का दौर देखने मिल सकता है। ओके, तो यूएस और चाइना में अगर रेट कट का सिलसिला जारी रहता है तो जाहिर सी बात है फिर मेटल उसका एक बेनिफिशियरी हो सकता है, खासतौर पे जो इंटीग्रेटेड कंपनीज हैं उनमें इसका फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। रियल्टी शेयरों में हम देख रहे हैं कि सर एक समय बजट में अनाउंसमेंट आया था कि जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो वापस ले लिया गया है, दोबारा उसे रिस्टोर भी किया गया, लेकिन बात ये आई कि 23 जुलाई 2024 तक के ही जो डील्स हुई हैं उनको ही इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा। बाद में जितनी भी डील्स हुई हैं उनके ऊपर ये इम्पैक्ट नहीं आएगा, यानी कि इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जो लॉन्ग टर्म का एक जो इन्वेस्टमेंट है पूरे सेक्टर में वो मिस हो जाएगा, या तो फिर वो आना बंद हो जाएगा। ये कंसर्न है जो कि अब रियल एस्टेट में प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका पूरा व्यू सर इस सेक्टर को लेकर, और कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो? देखिए, मुझे लगता है कि नो डाउट कि शॉर्ट टर्म में ये सब इसका इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे लगता नहीं कि कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर सेक्टर में इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से आएगा। ब्रॉडर हमारा व्यू इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में ये सेक्टर और भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। स्पेसिफिकली जो भी पैन इंडिया प्लेयर्स है, जैसे कि प्रेस्टीज इंडिया, प्रेस्टीज है, या तो आप सेंचुरी टेक्सटाइल पकड़ लीजिए, वहां पे हमें लगता है कि काफी अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही साथ हमें लगता है कि गोदरेज और डीएलएफ, यहाँ पे भी हमें लगता है कि मोमेंटम बनेगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली अगर 2 या 3 स्टॉक्स की बात करें तो हमें लगता है कि गोदरेज काफी एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है। तो एज कम्पेयर टू गोदरेज, आपको अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप डीएलएफ पे फोकस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें लगता है कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, जो लोडा डेवलपर्स के नाम से जाना जाता है, हमें लगता है कि ये 2 स्टॉक इन लेवल्स पे काफी रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, तो इनमें खरीदारी की जा सकती है। तो डीएलएफ और लोधा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स में आप रियल्टी स्पेस से खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ न्यूज़ फ्लो की बात करें तो कल के सेशन में सर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फोकस में था। इनको एनसीएलटी से जो डीलिस्टिंग का प्रस्ताव है उसके लिए हरी झंडी मिल गई है। आईसीआईसीआई बैंक के इसका मर्जर होगा। कुछ ऐसा तबका भी था बाजार में, खासतौर पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का, उसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स भी थे जो कि इस मर्जर के प्रस्ताव के खिलाफ थे, लेकिन उन दोनों याचिकाओं को एनसीएलटी ने खारिज कर दिया है। और अब जो डीलिस्टिंग है वो होती हुई नजर आएगी, यानी कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के शेयरधारकों को आईसीआईसीआई बैंक के शेयर मिलेंगे। हर 100 शेयरों के बदले में 67 शेयर आईसीआईसीआई बैंक के मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में हमने देखा कल गिरावट होती हुई नजर आई है। जिन पार्टिसिपेंट से हमारी बातचीत हुई वो कह रहे हैं कि शायद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में और भी डाउनसाइड आ सकती है। कैसे समझा सर आपने ये जो पूरा सिनेरियो है? काफ़ी लंबे इंतजार के बाद ये फैसला आया, लेकिन स्टॉक गिरता हुआ नजर आया है। क्या करना है सर इन दोनों शेयरों में? देखिए, वैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हमारे एक्टिव कवरेज लिस्ट में नहीं है, तो वो हमारे कवरेज में नहीं है, तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ये हमारे कवरेज में है, और हमें लगता है कि यहाँ पे जो इसने नंबर्स दिए हैं और पिछले कई क्वार्टर से जो इसके नंबर्स लगातार अच्छे बने हैं, हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी बैंक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। और करंट लेवल्स पे तो मैं कहूंगा कि काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। तो करंट लेवल से अगर इसे खरीदते हैं तो हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 1350-1400 के लेवल्स आने वाले 6 से 12 महीने में दिखा सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक को बिल्कुल खरीद के चले। और ओवरऑल हमें लगता है कि ये जो ओवरऑल ब्रोकिंग या फाइनेंस रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं, यहाँ पे हमें लगता है कि आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाले जो 2-3 साल का जो ट्रेंड रहेगा वो काफी सकारात्मक रहेगा, और इसी वजह से हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर स्पेस में बने रहे।
ठीक है, तो ब्रोकिंग स्टॉक्स के लिए आने वाले 2 से 3 साल काफ़ी पॉजिटिव, और आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप खरीदारी करते हैं 6 से 12 महीने का व्यू रखें, 1350 से 1400 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। राणे ग्रुप में भी हमने देखा सर कल काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी थी, चाहे आप राणे ब्रेक की बात करें, राणे मद्रास की बात करें, राणे इंजन्स की बात करें, राणे होल्डिंग्स, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि 20% तक की जो तेज़ी है कल इन स्टॉक्स में देखने को मिले। और इनफैक्ट ओवरऑल अगर आप ऑटो एंसिलरी एज अ पैक की बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। भले ही जो दिग्गज ऑटो स्टॉक्स हैं वो ना चलें, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में जो कि लगातार एक्टिव हैं, सिमिलर टू मिड कैप फार्मा। जैसे कि मिड कैप फार्मा में हर दिन कोई ना कोई स्टॉक है जो कि लाइमलाइट में आता है, इसी तरह से ऑटो एंसिलरी एज अ पैक में भी हम देख रहे हैं कि एक डिसाइसिव तेजी जो कि लंबे समय से चलती आ रही है, बस नाम बदल जाते हैं शेयरों के, लेकिन ओवरऑल तेज़ी का ही व्यू है पूरे सेक्टर में। तो राणे ग्रुप हुआ या ऑटो एंसिलरी स्पेस हुआ, सर आपको कोई स्टॉक जो पसंद हो अभी भी? देखिए यहाँ पे वैसे देखा जाए तो अगेन काफी गिने चुने स्टॉक्स मैं कह सकूंगा कि जो करंटली काफी फेयरली वैल्यूड है। ओवरऑल ग्रुप की अगर री रेटिंग होती है तो वहां पे हम ऐसा ट्रेंड देखते हैं जैसे कि आज हमने ओवरऑल राणे ग्रुप में देखा। बट हमें लगता है कि अगर यहाँ पे अगर फोकस करना है तो उनो मिंडा एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम करंट लेवल से भी कहेंगे कि एक बार खरीदारी करके चल सकते हैं या तो इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। ये स्टॉक 1150 1200 के करीब ट्रेड कर रहा है, और इसमें हमें लगता है कि ये स्टॉक, ये जो ओवरऑल कंपनी है, उसके आने वाले नंबर्स भी काफी शानदार हो सकते हैं। तो करंट लेवल से अगर इसे खरीदते हैं तो हमें लगता है कि ये भी स्टॉक 1400 रुपए के करीब आने वाले 6 से 12 महीने में जा सकता है। ओके, तो राणे ग्रुप की जो री रेटिंग होगी तो होगी, लेकिन उनो मिंडा पूरे स्पेस में, ऑटो एंसिलरी स्पेस में अगर आप खरीदते हैं जो कि 1150 1200 के आसपास है, 1400 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। कल कुछ चुनिंदा पीएसयू स्टॉक्स भी हैं, इनमें भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। कुछ शिप बिल्डिंग स्टॉक्स भी हैं जिसमें आप मझगांव डॉक की बात करें, कल काफ़ी अच्छा मूव इसमें देखने को मिला। गार्डन रीच है, इसके साथ साथ कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड प्लेज हैं पीएसयू स्पेस में, जिसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस है, ये भी काफ़ी एक्टिव था। एमटीएनएल में 5% का सर्किट था ऊपर में। एचपीसीएल कच्चे तेल में जो कीमतें नीचे आ रही हैं उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। कोल इंडिया भी काफ़ी एक्टिव था। तो कुछ पीएसयू स्टॉक्स में हमने देखा जिस तरह से बाजार में रिकवरी आई है, ये बाजार में जो लगातार 5 दिन से खरीदारी है उसका इंपैक्ट अब कुछ पीएसयू स्टॉक्स पे जरूर आने लगा है। बजट के बाद से हालांकि हमने देखा था ज़्यादातर पीएसयू स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग ही हावी होती हुई नजर आ रही थी। तो अब ये जो रिकवरी शुरू हुई है सर, कितनी टिकाऊ है? कोई पीएसयू स्टॉक करेक्शन के बाद जो आपको पसंद हो? बिल्कुल, तो अगर पीएसयूज की बात करें तो यहाँ पे भी अगेन वही कंसर्न्स है कि एक्सपेंसिव है काफी, और बिकॉज ऑफ काफी एक्सपेंसिव होने की वजह से इसमें जो खरीदारी है वो थोड़ी सी थमी हुई लग रही है। लेकिन कुछ एक स्टॉक्स बिल्कुल काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि एलआईसी इंडिया जो 1080 1090 के करीब ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि इसमें काफी अपसाइड बाकी है। ये स्टॉक अभी भी 1400 1500 के लेवल्स दिखा सकता है, और करंटली अगर आप देखें तो ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब भी आ चुका, मीन्स वहां से उन्हीं लेवल्स के करीब मिल रहा है। तो इसमें काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ हमें लगता है कि ओएनजीसी यहाँ पे भी 335 340 के करीब अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्रूड के दामों में नो डाउट हमने कुछ गिरावट देखी है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा ओएनजीसी पे आता है। लेकिन अगर आप विंडफॉल टैक्स को देखें या तो ओवरऑल अगर आप आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में जो बिजनेस ओएनजीसी करने वाली है और जो उसका ओवरऑल उसने फोरकास्ट दिया हुआ है, बेस्ड ऑन दैट हमें लगता है कि ओएनजीसी भी यहाँ इन लेवल्स पे खरीदारी का एक कैंडिडेट है, और यहाँ से 15 से 20% की तेजी बेस्ड ऑन टेक्निकल्स नजर आ रही है। ओके, तो एक हुआ एलआईसी जिसमें 1400 से 1500 रुपये तक के टारगेट आ सकते हैं, और दूसरा नाम है ओएनजीसी का। क्रूड का प्ले है, 15 से 20% और अपसाइड की गुंजाइश ओएनजीसी के स्टॉक में भी मौजूदा लेवल से नजर आती है। जहां तक पीएसयूज की बात है, ज़्यादातर एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं, लेकिन एक कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे अभी भी खरीदारी की जा सकती है। चलिए सर, आखिरी सवाल आज आपसे, आज किन सेक्टर्स, किन शेयरों में पैसा बनेगा, कहाँ पे आप खरीदारी करने की राय देंगे? बिल्कुल, तो देखिए वैसे कल के दिन में हमने कई सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखा, लेकिन कुछ एक स्टॉक ऐसे कि जिसमें अभी भी यहाँ से भी अपसाइड की गुंजाइश है। अगर हमने एफएमसीजी में जैसे बात की थी, हमें लगता है कि आईटीसी 505 506 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 515 से लेकर 525 तक के भी टारगेट्स रजिस्टर कर सकता है। तो आईटीसी को खरीदा जा सकता है, 494 का स्टॉप लॉस रखे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स,
ये एक ऐसा स्टॉक है कि जो डिफेंस से रिलेटेड है, और जब मार्केट में करेक्शन आया था तो उस करेक्शन में इसमें जो डाउनसाइड थी वो काफी लिमिटेड थी, यानी कि रिलेटिवली ये स्टॉक कम गिरा है एज कम्पेयर टू अदर डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स। तो करंट लेवल से अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉन्ग की पोजीशंस बनाते हैं तो स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 294, बट टारगेट्स नजर आते हैं 330 के, माइनर हर्डल्स रहेगी कुछ 318 के करीब। तो 318 330 के टारगेट्स के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी खरीदा जा सकता है। और इसके अलावा हमें लगता है कि फार्मा में अगर कुछ तेजी करनी है तो वहां पे हमें लगता है कि बायोकॉन ये एक स्टॉक है कि जिसमें हम तेजी और कर सकते हैं। वैसे हमने कल के दिन में काफी अच्छा ट्रेंड देखा था, काफी अच्छी रैली भी देखी, लेकिन जैसे ये स्टॉक ने ओवरऑल पेस, ओवरऑल सेक्टर के सामने जो अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, वहां पे हमें लगता है कि इसमें एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। ये स्टॉक कम से कम 375 से लेकर 390 के लेवल्स दिखा सकता है। 343 का स्टॉप लॉस रखें और करंट लेवल से बायोकॉन को खरीदा जा सकता है। अच्छा सर, ये तीनों स्टॉक जो आपने बताए हैं, आईटीसी, बीईएल, बायोकॉन, क्या व्यू लेके चलना है, कब तक टारगेट्स आ जाएंगे सर इनके? देखिए, मैंने थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखा है, कम से कम 3 से 5 दिन का व्यू रखिए, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है, साथ ही साथ मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब आ चुका है। तो स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े हैं, टारगेट्स भी मैंने अकॉर्डिंगली बड़े दिए हैं। इंट्राडे में ट्रेड करना वैसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि 2-3 दिन का अगर आप व्यू रखो, 3 से 5 दिन का अगर आप व्यू रखो, तो बिल्कुल हमें लगता है कि ये स्टॉक्स परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो 3 से 5 दिन में 25,000 की तैयारी निफ्टी कर रहा है, और इस तेज़ी में ये 3 स्टॉक्स हैं जिसमें आईटीसी है जो कि 515 525 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीईएल एक डिफेंस स्पेस का काउंटर है जो कि अब वापस 300 के ऊपर कारोबार करने लगा है। 294 का स्टॉप लॉस लगा लें। 318 पहला टारगेट है, 330 रुपये का आपको दूसरा टारगेट लेके चलना है। और तीसरा नाम है बायोकॉन का, फार्मा स्पेस से सर ने पहले भी बताया, 375 390 ये टारगेट प्राइजेस हैं। 343 रुपये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे इस स्टॉक में मेंटेन करना है। लंबे समय से अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने, अब यहाँ पे तेज़ी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। 3 से 5 दिन का आपको यहाँ पे नजरिया लेके चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत सर, आज आप हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े, अपना समय आपने निकाला। कोई डिस्क्लोजर सर, बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स की बात हुई है। बिल्कुल, तो देखिए, मेरी पर्सनल पोजीशन इन स्टॉक्स में नील है, बट जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं या जो भी हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उनके साथ हम ऐसे कई सारे आइडियाज डिस्कस करते रहते हैं, तो शायद उनके पास इन स्टॉक्स में शायद पोजीशंस हो सकती है, बट हमारी खुद की पोजीशन यानी कि हमारी पर्सनल पोजीशन इसमें नील है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आज आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े। विश यू वेरी गुड डे सर। थैंक यू, सेम टू यू। बाय। थैंक यू सर। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुबह 10:30 बजे मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे बीच बाजार में। इनफैक्ट सोमवार से शुक्रवार वो आपके लिए शो लेकर आते हैं जिसमें छोटे मुझोले स्टॉक्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है। ग्लोबल खबरों का, घरेलू मार्केट्स पे किस तरह का असर देखने को मिलेगा, कौन से स्टॉक्स जहाँ पे आप चलते बाजार में फोकस करके चल सकते हैं, इन सब पर बातचीत होती है बीच बाजार में सुबह 10:30 बजे सोमवार से शुक्रवार। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आज के लिए जो बड़ी खबर यहाँ से ये है वो यही है कि निफ्टी 25,000 की तैयारी कर रहा है, और यहाँ से 3 से 5 दिन ऐसे हैं जो कि और बाजार में तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स हैं जो कि बाजार के ऊपर इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे डाल सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।